हेलो हाय, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में। ठीक है, तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो कि क्लास 9th और 10th आईसीएसई बोर्ड में चलने वाली प्ले है, उसका आज हम समरी करने वाले हैं। ठीक है, और इस समरी के बाद मैं यहाँ पर एक्ट वाइज, लाइन वाइज क्या बोलते हैं, पूरी मर्चेंट ऑफ वेनिस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो बाकी बातों को ना करते हुए अभी हम लोग इस पर फोकस करते हैं, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, इसकी आज समरी होगी। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है, इसको लिखा गया है शेक्सपियर के द्वारा। ठीक है, तो शेक्सपियर जो हैं उनका जो जन्म है वो हुआ था इंग्लैंड में 1564 में। ठीक है, और वो विक्टोरियन एज के एक बहुत ही, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि वेस्ट के, विक्टोरियन एज के वो वन ऑफ द बेस्ट प्ले राइटर हैं। ठीक है, उन्होंने अपने लाइफ में टोटल 37 प्लेज लिखे हैं, जिसमें जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है वो उनके स्टार्टिंग के 10 प्लेज में शामिल है। ठीक है, और अगर मैं आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में कुछ बताऊं तो इसमें जैसे कि ये जो प्ले है, इसका जॉनर की अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा रोमांटिक कॉमेडी आप इसे कह सकते हैं। और इसको मतलब इसका जो टाइम फ्रेम है जब इसको लिखा गया था, तो वो टाइम अराउंड 1591 से 1594 के बीच में इस प्ले को लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। और एक अच्छी कॉमेडी, एक लाइट हार्टेड, बहुत ज़्यादा कुछ मतलब इस तरीके से नहीं है जैसे कि क्लास 11th और 12th में आईएससी बोर्ड में चलती है जो प्ले टेम्पेस्ट, वो थोड़ी सी, मतलब उसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो कॉमेडी है, वो थोड़ा थ्रिलर टाइप में ज़्यादा है। लेकिन जो ये है यानी कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये कॉमेडी है और साथ साथ में रोमांस के एंगल को भी बखूबी लेकर चलती है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर ये पूरा प्ले परफॉर्म होगा। ठीक है, तो जहाँ पे ये पूरा प्ले चल रहा है, यानी कि जहाँ पर ये सारे सीन्स चल रहे हैं, वो दो जगह हैं, जिनमें से जो पहली जगह है वो है वेनिस। ठीक, तो वेनिस जो है वो यूरोप का एक शहर है, और वेनिस में मतलब कि वेनिस की सड़कों पर इस पूरे प्ले को परफॉर्म किया गया है। मतलब कि पूरे नहीं, आधे प्ले को परफॉर्म किया गया, और बाकी जो आधा प्ले है वो एक जहाँ पर परफॉर्म हुआ है जिसका नाम है बेलमोंट। और अगर मैं बेलमोंट की बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि वेनिस जो है वो यूरोप का एक शहर है, तो बेलमोंट कहाँ पर है एक्चुअली में अगर देखा जाए तो आज अगर आप गूगल मैप पे जाकर सर्च करेंगे बेलमोंट के बारे में तो आपको बेलमोंट मिल जाएगा। लेकिन जिस बेलमोंट के बारे में शेक्सपियर ने इस प्ले में हमको बताया ना, वो बेलमोंट एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ वेन्यू के बारे में, यानी कि कहाँ पर ये प्ले परफॉर्म होगा। उसके बाद हम लोग कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, और फिर मैं आपको एक समरी दे दूँगा इसकी कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, तो पहला जो जगह है वो है द स्ट्रीट ऑफ वेनिस, और जो दूसरी जगह है वो है बेलमोंट। ठीक है, तो ये हो गया वेन्यू। अब आ जाते हैं कि ये जो है, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स या फिर कह लीजिए मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हमको इस प्ले में देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं कैरेक्टर्स की आपसे बात करूं तो सबसे पहले आप इसके टाइटल को देखिए, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, यानी कि वेनिस का व्यापारी। ठीक है, तो अब इसका अगर नाम है वेनिस का व्यापारी, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई इसमें ऐसा भी कैरेक्टर होना चाहिए जो कि सच में एक व्यापारी हो, जो कि वेनिस का रहने वाला हो। तो कौन है वो? अब जिसने भी इसके बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, या फिर जिसने अभी तक अपना सिलेबस पढ़ना स्टार्ट किया है, उनको पता होगा कि इसमें जो व्यापारी है यानी कि जो मर्चेंट है वेनिस का, वो है एंटोनियो। ठीक है, तो एंटोनियो जो है वो वेनिस में अपना व्यापार करता है। ठीक है, अमीर व्यापारी है, कई सारी बड़ी बड़ी शिप्स हैं जो कि अलग अलग जगहों पर जाती रहती हैं, और वहाँ से उसको प्रॉफिट मिलता रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले एंटोनियो, जो सबसे पहला कैरेक्टर हमारा है वो है एंटोनियो। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ एंटोनियो के बारे में, मतलब एंटोनियो के बारे में नहीं, एंटोनियो के कैरेक्टर्स को लिख रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, तो पहला कैरेक्टर है हमारा एंटोनियो। एंटोनियो कौन? मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, अच्छा, अब एंटोनियो का एक बहुत अच्छा दोस्त है, जैसे कि आपका भी बहुत अच्छा दोस्त होगा, मेरा भी है, हम सबका होता है। तो इस तरीके से एंटोनियो का एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसका नाम है बसैनियो।
एंटोनियो और बेसानियो जो हैं ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है, बचपन से दोस्त हैं, गहरी दोस्ती है। अच्छा, तो एंटोनियो जो है ये तो है मर्चेंट, और बेसानियो क्या करता है, एक्चुअली में बेसानियो के पास फ़िलहाल कोई जॉब नहीं है। पहले उसके पास जॉब थी, और जब जॉब थी तो उसको जितने ही पैसे मिलते थे वो उन पैसों को खर्च कर देता था। तो अब यानी कि जब हम इस प्ले को पढ़ रहे होंगे उस टाइम फ्रेम में बेसानियो के पास ज़्यादा कुछ पैसे हैं नहीं, ठीक है। ये सीन हमने समझा एंटोनियो और बेसानियो के बारे में। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एंटोनियो एक रिच मर्चेंट है और बेसानियो एक मिडिल क्लास की लाइफ जी रहा है, और फिलहाल इसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। अब एक और कैरेक्टर है जो कि बहुत फेमस है और बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसका नाम है ग्रेसियानो। आइए ग्रेसियानो के बारे में देखते हैं कुछ। तो ग्रेसियानो जो है, ग्रेसियानो बेसानियो का एक अच्छा दोस्त है, ठीक है, और एंटोनियो से उसकी जान पहचान इसलिए है क्योंकि बेसानियो एंटोनियो का दोस्त है, ठीक है। मतलब कि ये तीनों हैं दोस्त, लेकिन उसमें भी अगर आप देखें तो ग्रेसियानो का जो मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा उसका जो झुकाव है, जो उसका थोड़ा ज़्यादा अपनापन है, वो ऐसा बेसानियो की तरफ थोड़ा ज़्यादा टिल्टेड है। एक और कैरेक्टर यहाँ पर आता है जिसका नाम है लॉरेंजो। अच्छा, तो जैसा मैंने आपको बताया कि एंटोनियो और बेसानियो क्या हैं, बेस्ट फ्रेंड्स, उसी तरीके से ग्रेसियानो और लॉरेंजो ये दोनों भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है। इनके अलावा दो और हमको कैरेक्टर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि हैं तो एंटोनियो और बेसानियो बेस्ट फ्रेंड्स, ग्रेसियानो एंड लॉरेंजो बेस्ट फ्रेंड्स, सेलरीनो एंड सेलेनियो बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। तो मतलब ये दोनों और ये दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड हैं, और अगर हम इनको एक साथ कर लें तो ये दोस्तों का एक ग्रुप है। जैसे ग्रुप में आपके अगर दोस्तों का एक ग्रुप होगा तो उसमें एक बंदा ऐसा होगा जिसको आप अपनी हर प्रॉब्लम बताते होंगे, फिर सबसे पहले आप उसे अपनी कोई प्रॉब्लम बताते होंगे। उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि एंटोनियो और बेसानियो तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ही, साथ में ग्रेसियानो और लॉरेंजो ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन इनका जो झुकाव है वो बेसानियो की तरफ थोड़ा ज़्यादा है। और अगर हम बात करें सेलेरिनो और सेलेनियो की, तो ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और इनका झुकाव थोड़ा सा एंटोनियो की तरफ ज़्यादा है, ठीक है। और बाकी आपस में सारे के सारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि मेरा तुमसे पर्सनली इशू नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी अगर हम आगे हम जब प्ले पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये दोनों लॉरेंजो और ग्रेसियानो की काफ़ी हेल्प भी करते हैं, और ऐसे ही हर कोई एक दूसरे की हेल्प कर रहा है इसमें, ठीक है। तो ये हमारे कैरेक्टर्स हो गए जिनको हम कह सकते हैं कि मतलब इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स मेल। अब बात करेंगे इम्पॉर्टेंट फीमेल कैरेक्टर्स की, और वो हमारी आएंगी, एक उनमें से है क्या बोलते हैं वेनिस से, और दो जो हैं वो हैं बेलमोंट से, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 7 नंबर पर जो हैं वो हैं पोर्सिया। अब पोर्सिया कौन है? पोर्सिया जो है वो बेलमोंट की हेयरस है। हेयरस क्या होता है? हेयरस मतलब प्रिंसेस होता है, ठीक है। तो पोर्सिया बेलमोंट की प्रिंसेस है। अभी ये इसके फादर की एक्चुअली में डेथ हो चुकी है, और पोर्सिया ने अभी तक क्या बोलते हैं रूल करना स्टार्ट नहीं किया है। अच्छा, तो पोर्सिया बेलमोंट में रहती है, और पोर्सिया के साथ उसकी एक मेड रहती है जो कि उसकी एक बेस्ट फ्रेंड भी आप उसको कह सकते हैं। उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त है, उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और उसका बहुत ज़्यादा केयर करती है। वो है नेरसा। तो नेरसा का जो इंट्रोडक्शन हमें इस प्ले में मिलता है वो है कि नेरसा इज़ द केयर टेकर ऑफ पोर्सिया, ठीक है। लेकिन वो केवल केयर टेकर नहीं है, एक बहुत ही अच्छी दोस्त भी है पोर्सिया की। उसके बाद अगर हम 9 नंबर पर बात करें तो यहाँ पर हमको एक कैरेक्टर देखने को मिलती है, उसका नाम है जेसिका। अच्छा, जेसिका, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि पोर्सिया और नेरसा जो हैं ये दोनों बेलमोंट की हैं, ठीक है, और जेसिका जो है ये वेनिस की है, और ये सारे के सारे तो हैं ही हैं वेनिस के, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर कुछ मतलब जो इस प्ले का सबसे ख़तरनाक कैरेक्टर, यानी कि जिसको आप कह सकते हैं कि इस प्ले का विलन है। विलन कौन है? विलन है यहाँ पे साइलॉक, ठीक है। साइलॉक के बारे में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखना। साइलॉक, ठीक है। तो साइलॉक इज़ द मेन विलन ऑफ दिस प्ले। तो अब साइलॉक और
जेसिका, ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। कैसे रिलेटेड हैं? साइलॉक जो है वो जेसिका का फादर है, ठीक है। साइलॉक और जेसिका बाप बेटी हैं। ये सारे अपने अलग दोस्तों का ग्रुप, ये दोनों एक दूसरे की दोस्त, और नेरेसा पोर्शिया केयर टेकर, और ये दोनों कहाँ रहते हैं? बेलमोंट के अंदर। और ये सब वेनिस, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, उसका नाम है लॉन्सेलॉट। और लॉन्सेलॉट इम्पॉर्टेंट तो आप कह सकते हैं, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ बीच में उसका रोल है, मतलब रोल उसका थोड़ा है, लेकिन इम्पॉर्टेंस वो भी काफ़ी रखता है इस प्ले में। लॉन्सेलॉट, अच्छा अब देखो लॉन्सेलॉट की क्या कहानी है। चलो पहले मैं तुमको थोड़ा सा और चीज़ें बताता हूँ। तो जैसा कि हम सबको पता है कि एंटोनियो मर्चेंट है, उसी तरीके से एक और मर्चेंट है वेनिस में, उसका नाम है साइलॉक, ठीक है। और साइलॉक और एंटोनियो के बीच में है भयंकर वाली लड़ाई। क्यों है? एक्चुअली में उसके 2-3 रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि साइलॉक जो है वो जब भी किसी को पैसे उधार देता है, जैसे कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो लोगों को पैसे उधार देते रहते हैं, ठीक है। तो साइलॉक जब भी किसी को कुछ पैसे उधार देता है तो फिर बदले में वो उससे इंटरेस्ट लेता है। जैसे मान लो कि उसने अगर उसको किसी ने साइलॉक से 100 रुपये मांगे और साइलॉक ने उसको 100 रुपये दिए, तो जब 1 साल बाद, 2 साल बाद, जितने भी साल बाद, जितने भी टाइम फ्रेम के बाद वो बंदा साइलॉक को आके पैसे लौटाएगा, तो साइलॉक उस पर कुछ इंटरेस्ट लेगा। फॉर एग्जांपल मान लो उसने 10% इंटरेस्ट लिया, तो साइलॉक ने दिए कितने थे? 100, उसको मिले कितने? 110, ठीक है। तो साइलॉक इस तरीके से अपना बिजनेस एक्सपैंड करता है और पैसे कमाता है थ्रू इंटरेस्ट। अच्छा, एंटोनियो जो है ये जब भी किसी को मनी लेंड करता है, यानी कि पैसे उधार देता है, तो वो उससे इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लेता है, ठीक है। और यही रीज़न की वजह से साइलॉक गुस्सा करता है एंटोनियो के ऊपर कि तुम लोगों से इंटरेस्ट लेते नहीं हो, और इसी वजह से लोग तुम्हारे पास जाते हैं पैसा लेने, और मैं पैसे कमा नहीं पाता हूँ, तो मेरा नुकसान होता है। तो साइलॉक इस वजह से एंटोनियो से चिढ़ता है, और एंटोनियो साइलॉक से इस वजह से चिढ़ता है क्योंकि एंटोनियो को ऐसा लगता है कि अगर कोई पैसे लेने आ रहा है तो हमें उसे लूटना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो हमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, बस जितना हम दें उतना हमें वापस मिले, दैट्स इनफ। तो एंटोनियो इसलिए साइलॉक से चिढ़ता है, दोनों दूसरे चिढ़ते हैं। एक और रीज़न है कि जैसे एंटोनियो जो है वो क्रिश्चियन है, साइलॉक जो है वो ज्यू है, और इस वजह से भी दोनों आपस में एक दूसरे से चिढ़ते हैं क्योंकि उनके रिलीजन्स अलग अलग हैं। और मेन जो इम्पोर्टेंट है वो तो यही है कि एक्चुअली में जो बिज़नेस है उसकी वजह से मेन लड़ाई दोनों के बीच में आप कह सकते हैं। उसके बाद जैसे अब मैं आपको बताता हूँ लॉन्सलॉट क्या है, ठीक है। मैंने अभी तक आपको लॉन्सलॉट के बारे में बताया। एक्चुअली में लॉन्सलॉट जो है वो साइलॉक यहाँ पे करता था नौकरी, ठीक है। बाद में ये साइलॉक की नौकरी छोड़कर बेसेनियो के पास नौकरी करने चला जाता है। तो बेसेनियो के पास तो पैसे ही नहीं थे, वो नौकरी कैसे देगा किसी को? आ जाएंगे अभी आएंगे थोड़े, फिर वो ठीक है देगा, ठीक। तो हाँ, तो ये सब हो गया। अच्छा, तो जेसिका जो है वो कौन है? वो साइलॉक की डॉटर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि भूलो मत। ठीक है, जेसिका डॉटर ऑफ साइलॉक, ओके। इनको मैं एक साथ कर देता हूँ, ओके ओके, ठीक है। हाँ, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में मर्चेंट ऑफ वेनिस में होता क्या है, ठीक है, ध्यान सुनना। अच्छा, मर्चेंट ऑफ वेनिस में क्या होता है ये बताने से पहले एक और चीज़ बताऊँगा कि यहाँ पर एक्चुअली में 3 लव स्टोरीज आपके सामने चलेंगी, एक साथ 3 लव स्टोरीज चलेंगी। जो सबसे पहली और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लव स्टोरी है वो ऑब्वियसली ये है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो, ठीक है, तो जो हाँ यहाँ से उठाओ यार। देखो, बेसेनियो प्यार करता है पोर्सिया से। बेसेनियो कौन है? वेनिस में रहता है, एंटोनियो का दोस्त है, और फिलहाल कंगाल है, पैसे नहीं है बेचारे के पास। और पोर्सिया कौन है? बेलमोंट में रहती है, वहाँ की प्रिंसेस है, अथाह पैसा, ठीक है, भर भर के पैसा है भाई, बोरियों में भर के पैसा है, ठीक है। चलो, तो पहला जो चलेगा प्यार वो चलेगा बेसेनियो और पोर्सिया के बीच में, ठीक है। दूसरा लव स्टोरी समझो, ग्रेसियानो, जो कि बेसेनियो का दोस्त है और इस ग्रुप का एक ऐसा मेंबर है जो कि हमेशा मतलब ऐसा खुश रहता है, ठीक है, हमेशा खुश, हमेशा हंसता हंसाता रहता है सबको। तो ग्रेसियानो जो है वो उसको पसंद आती है नेरसा, ठीक है। एक्चुअली में क्या होगा ना कि बेसेनियो, ग्रेसियानो ये दोनों जाते हैं बेलमोंट में, ठीक है। और वहाँ पे बेसेनियो को
पोर्सिया पहले से ही पसंद रहती है, मतलब बेलमोंट जाने से पहले, और ग्रेसियानो जब बेलमोंट जाता है तब वहाँ पर उसको नेरेसा पसंद आ जाती है। तो दूसरी जो लव स्टोरी चलेगी वो चलेगी ग्रेसियानो विद नेरेसा। और तीसरी जो लव स्टोरी है जो कि बहुत ज़्यादा एलेबोरेट तो नहीं करी गई है लेकिन इन दोनों से पहले की है, वो है लॉरेंजो की जेसिका के साथ। शॉकिंग है काफ़ी भाई। देखो, साइलॉक जो कि एंटोनियो से चिढ़ता है, लॉरेंजो जो कि एंटोनियो का ही दोस्त है, वो प्यार करता है जेसिका जो कि साइलॉक की बेटी है। यानी कि दुश्मन के जो, मतलब ये दोनों आपस में दुश्मन है, एंटोनियो साइलॉक, और एंटोनियो का दोस्त लॉरेंजो साइलॉक की ही बेटी से प्यार करता है। गजब भाई साहब, ये पूरा खेल चल रहा है। और ये एक और रीज़न है कि साइलॉक जो है वो एंटोनियो के ऊपर और गुस्सा होगा बाद में, क्योंकि जब उसको पता चलेगा कि लॉरेंजो एक्चुअली में जेसिका से प्यार करता है और ये दोनों भाग जाते हैं। जब प्ले आगे बढ़ेगा तो एक्चुअली में क्या होगा, लॉरेंजो और जेसिका जो हैं ये दोनों भाग जाएंगे, ठीक है। और तब जब साइलॉक को पता चलेगा कि जेसिका भागी किसके साथ है, लॉरेंजो के साथ, और लॉरेंजो किसका दोस्त है, एंटोनियो का, फिर भाई साहब उसको एंटोनियो पर और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर वो, मतलब गुस्सा आ गया ऑब्वियसली, तो अब क्या ही जानती हो क्या करेगा विलेंस, व्हाट दे डू, दे जस्ट डू समथिंग। आगे पता चलेगा देखो क्या करता है, ठीक है। तो एक्चुअली में ये थे सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, और ये था लव स्टोरी, मतलब लव स्टोरियाँ, ठीक है, 3 हैं, ठीक। अब तक मैंने तुमको बता दिया कि कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन किससे प्यार करता है, और कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। अब हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली में पूरी स्टोरी है क्या, ठीक है। तो मैं समरी देने वाला हूँ, लेकिन फुल डिटेल में समरी नहीं देने वाला, मतलब कि पूरी एंडिंग नहीं बताऊँगा। एंडिंग अगर धीरे धीरे जानोगे तो थोड़ा इंटरेस्ट बना रहेगा, और वैसे भी ऑब्वियसली कई सारे लोगों को पता होगी एंडिंग, ठीक है। तो मैं बताता हूँ क्या होता है। अब देखो, जब ये प्ले स्टार्ट होता है, यानी कि प्ले का एक्ट 1 सीन 1, वो खुलता है मर्चेंट ऑफ वेनिस का, कहाँ पे, यहाँ पे वेनिस में, वेनिस की एक सड़क पर। वहाँ पर एंटोनियो अपने इन 2 दोस्तों के साथ, सेलिनो और सेलेनो के साथ खड़ा होता है, और ये दोनों एक्चुअली मैं एंटोनियो से बात कर रहे होते हैं, तो एंटोनियो जो है वो थोड़ा उदास सा रहता है। तो सेलेरिनो और सेलेनियो इससे पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, क्यों उदास हो। तो एंटोनियो कहता है कि यार देखो, मैं उदास तो हूँ, लेकिन एक्चुअली मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं क्यों उदास हूँ, ठीक है। तो ऐसी सब बातें चल रही होती हैं। फिर ये रीज़न्स देते हैं कि तुम इस वजह से उदास हो, तुम उस वजह से उदास हो। तब तक क्या होता है कि तब तक बेसेनियो आ जाता है ग्रेसियानो और लॉरेंजो के साथ। फिर ये दोनों थोड़ी देर बाद चले जाते हैं। फिर बेसेनियो और ये सारे चारों, बेसेनियो, ग्रेसियानो, लॉरेंजो और एंटोनियो बचते हैं। फिर ये बात करते हैं आपस में। उसके बाद थोड़ी देर बाद ग्रेसियानो और लॉरेंजो भी चले जाते हैं, और फिर बेसेनियो एंटोनियो का यहाँ पर मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो बताता है। क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट बात? एक्चुअली मैं बेसेनियो एंटोनियो से कहता है कि यार देखो भाई, मुझे चाहिए 3000 रुपये, मतलब रुपये नहीं, डकेट्स चाहिए। क्या चाहिए? डकेट्स। डकेट्स क्या होता है? अपने यहाँ रुपया चलता है ना, वहाँ पे उस टाइम में डकेट्स चलता था। तो बेसेनियो जो है वो एंटोनियो से कहता है कि भाई देखो, मुझे चाहिए 3000 डकेट्स। अच्छा, क्यों चाहिए वो भी बताता है। एक्चुअली में क्या हो रहा है, बेलमोंट में पोर्सिया का मैरिज होने वाला है। अच्छा, मैरिज कैसे होने वाला है? एक्चुअली में इनके जो पिताजी थे पोर्सिया के, यानी कि ड्यूक ऑफ बेलमोंट, उन्होंने मरने से पहले एक वसीयत लिखी, और उस वसीयत में लिखा कि देखो भैया, जो शादी करना चाहे पोर्सिया से वो यहाँ पर आए, उसके सामने रखे जाएंगे 3 ठो कास्केट, ठीक, यानी कि 3 छोटे छोटे बक्से, एक गोल्ड का, एक सिल्वर का, एक ब्रॉन्ज का। उसमें से जिसमें भी मतलब एक चांस मिलेगा तुमको खोलने का, और तुमने अगर खोला और उसमें तुम्हें मिल गई पोर्सिया की फ़ोटो, उसी वक्त तुम्हारा पोर्सिया से हो जाएगा विवाह, ठीक है। बस यही चाहिए। तो भैया बहुत सारे लोग जाते हैं, और तो फिर बेसेनियो कहता है एंटोनियो से कि एक्चुअली मैं एक बार गया था बेलमोंट, तो वहाँ पर मैंने देखा था पोर्सिया को, और तब पोर्सिया मुझे आ गई थी पसंद। और अब क्योंकि पोर्सिया का होने वाला है विवाह, मैरिज, शादी, तो भाई मुझे कुछ चाहिए पैसे, और मैं जाऊँगा बेलमोंट और पोर्सिया को मतलब वो कास्केट चूज़ करूँगा और पोर्सिया से शादी करूँगा। अच्छा, तो अब एक्चुअली में क्या होता है ना कि एंटोनियो के पास ना पैसे नहीं होते हैं, तो क्योंकि एंटोनियो की सारी जो शिप्स हैं वो सब गई हैं सामान बेचने। जब वो सामान बेचेंगी फिर वो लौट के आएंगी, फिर एंटोनियो के पास पैसा होगा। फिलहाल एंटोनियो के पास पैसे नहीं हैं,
तो एंटोनियो जो है वो बेसानियो से कहता है कि यार देखो फिलहाल मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, तो तुम एक काम करो, तुम वेनिस में किसी को ढूंढो और मेरे नाम पर पैसे उधार ले लो, ठीक है। मतलब देखो कितनी बड़ी बात है भाई, वो बोल रहा है मेरे नाम पर तुम पैसे उधार ले लो, मतलब कि एंटोनियो कहता है कि तुम मेरे नाम पर पैसे उधार लो, यानी कि मतलब नाम मेरा रहेगा, पैसे तुम ले लो, लौटाऊंगा मैं, अगर कोई दिक्कत होगा वो भी उसकी भरपाई करूंगा मैं, तुम बस जाके किसी को ढूंढो जो मेरे नाम पर तुम्हें पैसे दे दे। अच्छा ठीक है, ये बात होती है। तो फिर बेसानियो जाता है, इसको मिलता है साइलॉक। बेसानियो जो है तो इनको मतलब बेसानियो ग्रेसियानो ये सब जाते हैं ढूंढने, तो फिर एक्चुअली लास्ट में इनको मिल जाता है साइलॉक। तो साइलॉक जो है पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर साइलॉक की बात एंटोनियो से होती है, फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं। तो साइलॉक जो है वो पैसे मतलब इंटरेस्ट फ्री देता है, कहता है कि मैं तुमसे इंटरेस्ट नहीं लूँगा, लेकिन मेरी शर्त ये है कि अगर तुमने ये 3000 डकेट्स 3 महीने के अंदर मुझे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारी बॉडी से 1 पाउंड फ्लेश काट लूँगा। 1 पाउंड कितना होता है? 1 पाउंड अराउंड 400 ग्राम्स होता है। तो साइलॉक कहता है, मतलब साइलॉक ने जो क्या बोलते हैं, जो साइन हुआ था, मतलब कि पैसे का उधारी के वक्त जो भी साइन हुआ था ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें ये था कि 1 पाउंड फ्लेश काट सकता है साइलॉक अगर उसे 3 महीने बाद 3000 डकेट्स नहीं दिए गए बॉडी के किसी भी पार्ट से, ठीक है। मतलब कहीं से भी, हाथ से, पैर से, मुंह से, कहीं से भी काट सकता है 1 पाउंड फ्लेश, यानी कि 400 ग्राम्स के अराउंड, ठीक है। एंटोनियो तैयार हो जाता है। बेसानियो उसको एक्चुअली में काफ़ी मना करता है कि नहीं यार तुम मत करो ऐसा, क्योंकि मतलब उसको ये डर लग रहा था कि अगर एंटोनियो पैसे नहीं लौटा पाया तो फिर 1 पाउंड फ्लेश यानी कि एंटोनियो ख़त्म है, ठीक है। मतलब यार 400 ग्राम फ्लेश तुम काट लो अगर कहीं पे बहुत मतलब इंपॉर्टेंट जगह से काट लो, जैसे मान लो कि तुम कहीं हार्ट से ही काट लिए, और एक्चुअली में साइलॉक का यही प्लान रहता है, वो सोचता है कि अगर ये पैसे नहीं लौटा पाया मैं इसके हार्ट से 400 ग्राम्स फ्लेश यानी कि 1 पाउंड फ्लेश काटूंगा और काम खत्म, ठीक है। तो बेसानियो एंटोनियो काफ़ी मना करता है, लेकिन एंटोनियो जो है वो थोड़ा कॉन्फिडेंस में है कि यार देखो ऐसा है कि 2 महीने के अंदर मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे कि मैं इसके जो ये 3000 डकेट्स हैं भाई मेरे पास 27,000 आने वाले हैं, ठीक है। वो बोलता है कि आई एम गोइंग टू गेट 3 टाइम्स, मतलब ट्रिपल ऑफ द 3 टाइम्स, ट्रिपल ऑफ द 3 टाइम्स, यानी कि 3000 उसने लिया तो उसका 3 टाइम्स कितना हुआ 9000, उसका भी ट्रिपल, यानी कि 9000 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27,000 रुपये उसके पास आने वाले थे, कह रहा था 2 महीने के अंदर, ठीक है। तो एंटोनियो को कॉन्फिडेंस रहता है, वो कहता है नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, पैसे आ जाएंगे, इसको आराम से लौटाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, तुम पैसे लो इससे, जाओ मैं कंडीशन बिल जो है साइन कर रहा हूँ। अच्छा फिर ऐसा होता है, फिर क्या होता है कि फिर ये चले जाते हैं, बेसानियो अपने साथ ग्रेसियानो को भी ले जाता है। ग्रेसियानो कहता है कि भाई भाई प्लीज़ प्लीज़ मुझे भी ले चलो यार, तो ठीक है दोस्त है, ले जाता है। अच्छा इसी बीच में क्या होता है कि लॉरेंजो और जेसिका ये दोनों आपस में प्लान बनाते हैं और निकल लेते हैं, ठीक है। अच्छा इनको भगवाने में कौन मदद करता है? सेलेनियो और ग्रेसियानो, ये चारों जाते हैं और जेसिका को घर से भगा देते हैं, साइलॉक के घर से भगवा ले जाते हैं जेसिका को। उसके बाद ग्रेसियानो चला जाता है बेसानियो के साथ बेलमोंट, और सेलेरिनो और सेलेनियो ये दोनों आपस में ये बढ़िया वेनिस में ही रहते हैं, और लॉरेंजो और जेसिका जो हैं ये हो जाते हैं फरार, भाग जाते हैं। अच्छा फिर पता चलती है ये बात साइलॉक को आता है गुस्सा। साइलॉक का एक दोस्त रहता है, वो अपने दोस्त को भेजता है कि भैया जाओ अपना कॉन्टैक्ट्स लगाओ, थोड़ा पता वता करो, ठीक है, कहाँ भाग गई मेरी बेटी, कहाँ भगा ले गए इसको। फिर ऐसे होता है, फिर तो यही सब चलेगा। फिर लास्ट में क्या होता है कि अब देखो मैं बताता हूँ कि एक्चुअली में बेलमोंट में क्या होता है। एक्चुअली में बेलमोंट की स्टोरी जो ये कास्केट चूजिंग सेरेमनी वाली बात है, उसमें हमको 2 प्रिंस के बारे में बताया गया। एक है हमारे प्रिंस ऑफ मोरक्को, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो जो 2 हैं वो हैं, एक है प्रिंस ऑफ मोरक्को और एक है प्रिंस ऑफ एरागोन। ये दोनों हैं सूटर्स टू पोर्सिया। सूटर्स मतलब भाई सूट करने वाले हैं, ठीक है। सूटर्स मतलब जो शादी करने आया है। तो ये दोनों एक्चुअली मैं पोर्सिया से शादी करने के लिए आते हैं, कास्केट क्लस्टर चूज़ करते हैं, और तुमको पता ही है गलती चूज़ करेंगे ऑब्वियसली, तभी तो इनसे शादी होगा। फिर बेसानियो जाते हैं, वो बिल्कुल राइट कास्केट चूज़ करते हैं, हीरो हैं प्ले के भाई साहब, राइट ही करेंगे। तो राइट कास्केट चूज़ कर लेते हैं, शादी हो जाता है। अच्छा अब तब तक एक खबर आती है कि 3 महीने हो गए पूरे, एंटोनियो के पैसे वापस आए नहीं।
एंटिनियो की जो शिप्स गई थी वो शिप्स वापस आई नहीं, और ऐसी न्यूज़ पता चलती है कि एंटोनियो की जो शिप्स हैं वो डूब गई। अब साइलॉक एंटोनियो को बंद करवा देता है जेल में, और अब होने वाली है कोर्ट में हियरिंग, और तब तक ये सारी खबर इनको भी मिलती है, बसानियो ग्रेसियानो को भी। फिर क्या होता है कि बसानियो और ग्रेसियानो जो हैं ये निकल पड़ते हैं कुछ पैसे लेकर, क्या बोलते हैं, वेनिस की तरफ, ताकि वहाँ पर जाएं और वो साइलॉक को पैसे देकर मतलब क्या बोलते हैं उसको छुड़ा लें। और फिर पोर्सिया जो है वो खूब ढेर सारे पैसे भी इनको देती है कि तुम जाओ और उसको मतलब अपने दोस्त को बचा के लेकर आओ, क्योंकि जिस दोस्त ने तुम्हारे लिए इतना सेक्रीफाइस किया है तुम्हें भी अब मुझे, तो पोर्सिया का स्टेटमेंट रहता है कि अगर मुझे अपना पूरा खजाना भी खाली करना पड़े तो मैं कर दूँगी, क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है और तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे लिए इतना किया और उसकी वजह से आज तुम यहाँ हो और मेरी तुमसे शादी हो पाई है, तो मैं तुम्हारे उस दोस्त के लिए अपना पूरा खजाना भी खाली कर सकती हूँ। पोर्सिया का स्टेटमेंट रहता है, मेरी पावरफुल स्टेटमेंट। तो फिर ऐसा होता है, फिर बसानियो और ग्रेसियानो जाते हैं, फिर एक्चुअली में वहाँ पर फिर होता है, और लास्ट में जब पहुँचते हैं तो कोर्ट में केस होता है, वहाँ पर सब रहते हैं, और वहाँ पर एंटोनियो बच जाता है। लेकिन एंटोनियो को बचाता कौन है, कौन बचाता है एंटोनियो को, ये थोड़ा सीक्रेट है, ठीक है, ये सीक्रेट बाद में रिवील होगा, ठीक, मतलब यार ऑब्वियसली काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, मैं बता देता हूँ कौन बचाता है, बता ही देते हैं क्या ये सीक्रेट यार। पोर्सिया और नेल्सा। अब पोर्सिया और नेल्सा कैसे बताएंगी, ये दोनों तो बेलमोंड में, वहाँ वेनिस में गेम चल रहा है, वहाँ पे तो भाई एंटोनियो मरने वाला है, और ये दोनों तो बेलमोंट में, ये दोनों बचाएंगे कैसे। हाँ वो थोड़ा, वो जब पढ़ोगे ना तब पता चलेगा, और तब आएगा पढ़ने का मज़ा, ठीक है, तब पता चलेगा कि कैसे ये दोनों जाती हैं वहाँ पे, एंटोनियो को बचाती हैं और साइलॉक को उसी के गेम में उलझा देती हैं, ठीक है। तो ये थी, मतलब अगर मैं कहूँ एक शॉर्ट समरी टाइप की क्या 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 सीक्वेंस ऑफ होते हैं। अगर इसको मैं डिटेल में करूँ तो मतलब अगर डिटेल में समरी दूँ यार तो बहुत टाइम लगेगा, डिटेल में समरी अपन नहीं करेंगे, अपन सीधे स्टार्ट करेंगे इसके बाद एक्ट 1 सीन 1 लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन, ठीक है, लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन होगा पूरे का, अच्छे से करेंगे। और अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मोस्ट प्रॉब्ली रहेगा एक्ट 1 सीन 1 का लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग के लगभग समझ लो कि 60-70 लाइन्स में पहले वीडियो में करूँगा। स्टार्टिंग में अपन धीरे चलेंगे, बाद में धीरे धीरे पेस पकड़ लेंगे, क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना कि यार मर्चेंट ऑफ वेनिस कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, लेकिन डर बहुत लगता है। डर क्यों लगता है, डर लगने का वजह है कि लैंग्वेज बहुत अलग सी है, मतलब नॉर्मल इंग्लिश जो हम पढ़ते हैं उससे काफ़ी अलग है, उस टाइम की इंग्लिश बहुत ज़्यादा अलग है। तो उसको वैसे पढ़ो तो लगता है कि यार ये तो कभी पढ़ा नहीं, बहुत दिक्कत होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तुम बात मानो, नहीं तुम थोड़ा पढ़ोगे ना, मतलब 2-3 महीने दोगे, उसके बाद वो आराम से वो तुमको समझ में आने लगेगा। तुम उसको फिर जब पढ़ोगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि यार ये वाली इंग्लिश में मुझे आती है, ठीक है, ईजी है, टफ नहीं है, और करेंगे हम, ठीक है, मैं लाइन में अच्छे से तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसकी चिंता मत करना। और बस यही कहना था, तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले लेक्चर में। और इसमें अगर मतलब अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, कोई भी अगर डाउट हो तो, ठीक है। और उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी ऑल राइट, बाय।